हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवाचार IAS अकेडमी में। दोस्तों, मैं चंद्रपाल यादव और आज हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे जो बिहार एक परिचय पुस्तक है, वस्तुनिष्ठ पुस्तक है इम्तियाज़ अहमद की। देखिए, इम्तियाज़ अहमद की पुस्तक है। ये जो पुस्तक है बिहार प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, जो बिहार बिहार PCS एग्ज़ाम का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसके लिए एक प्रकार से रामबाण है। जो बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 से 35 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं और उसकी लगभग 30 से 35 क्वेश्चनों में लगभग संपूर्ण प्रश्न इसी क्षेत्र से और यहाँ से ही कवर हो जाते हैं, जो बेसिक प्रश्न हैं। तो आज उसी को हम ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक को आज हम डिस्कशन करेंगे और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। ये पुस्तक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो देखिए, आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारा सिर्फ एक ही यहाँ पर उद्देश्य रहेगा कि ये हमारा जो लेक्चर है आप कम से कम समय में अपने उद्देश्य को कम से कम समय में आप अच्छे से रिवीजन कर सकें, यही हमारा उद्देश्य है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं। इसके दौरान हम संपूर्ण प्राचीन बिहार का इतिहास हम कंप्लीट करेंगे इसी लेक्चर के दौरान। तो बिना समय बिताए हम लेके चलते हैं आपको बिहार के प्राचीन इतिहास की ओर। तो इसमें देखेंगे इतिहास के स्रोत क्या हैं, पहला लेक्चर, पहला पॉइंट। और इसका जो पहला क्वेश्चन होगा, राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं तो कौन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रेश्वर। तो चंद्रेश्वर के बारे में कुछ देखेंगे। मिथिला के राजा मंत्री चंद्रेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज के ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। ठीक है, ये जो पुस्तक है साम दाम दंड भेद इत्यादि के उपायों को इसमें परामर्श देता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 2। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 3। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। तो उद्वंत प्रकाश एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है। तो मुल्ला कवि, यानी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुल्ला कवि। नेक्स्ट देखेंगे मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगृह से, सभी से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5। बिहार पर गढ़ वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो कहाँ से मिलता है। मनेर ताम्रपत्र से, मनेर ताम्रपत्र, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 6। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुगलक वंश। प्रश्न संख्या 7। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वसाती नुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। तो ये कहाँ से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तिरहुत। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 8। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। तो उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा। इसमें कौन कौन आया है। फाइयान भी आया है, युवान चांग भी आया है, इत्सिंग भी आया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 9। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुल्ला तकिया। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांसियो वर्निए। फ्रांसियो वर्निए कहाँ नहीं आया था, यहाँ पे नहीं आया था बिहार में। बाकी मैनरिक भी आया, जॉन मार्शल भी आया, पीटर मुंडी भी आया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 11। वहरिस्तान गैबी किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, मिर्जा नाथन की है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 12। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं। तो देखिए इसमें सभी हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
भगवा अवशेष भी हैं, यात्रा वृत्तांत भी हैं, अभिलेख भी है, सिक्के भी हैं और धार्मिक ग्रंथ भी है, जहाँ से हमको प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 13, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। तो उपयुक्त में से सभी हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भग्न अवशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ सभी हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 14, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हुए हैं? लौहरिया अर्राज से हुए हैं, लौहरिया नंदनगढ़ से हुए हैं, सहसराम से हुए हैं और रामपुरवा से हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे अशोक का लघु शिलालेख प्रथम प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सहसराम से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 16, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसमें कौन सी भाषा है? वो है प्राकृत भाषा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, प्राकृत भाषा। प्रश्न संख्या 17, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। तो इसमें राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 18, मीरतुल एहवान किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुल्ला बेहवहानी यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 19, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 20, बिहार में धातु प्रस्तर यौगिक अवशेष मिले हैं। तो उपयुक्त में से सभी, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चिरांद छपरा से, चैचर वैशाली एवं सोनपुर से, मनेर से। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 21, बिहार के नवादा जिले के अवसर से प्राप्त अभिलेखों में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 22, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णाक का लेख तथा शाहपुर जो पटना में है एवं मंदार बांका से प्राप्त अभिलेखों में जानकारी मिलती है। तो कहाँ की जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। तो देखेंगे कौन कौन से परवर्ती गुप्त वंश के बारे में है। तो देववर्णाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवितगुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 23, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देवपाल के देखेंगे कौन कौन से हैं। देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 34, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं। तो कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 25, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अगुंतर निकाय से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो क्या प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाल काल का बौद्ध विहार। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 27, बौद्ध साहित्यिक विनय पिटक एवं दिग्निकाय से जानकारी मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं दोनों के बारे में। यानी ये क्या है? मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मौर्योत्तर
बिहार के बारे में, दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 28। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला एवं कई प्राचीन स्थलों की खोज करवाने वाला पुरातत्ववेत्ता थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा कनिंघम थे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 29 में देखेंगे नालंदा में स्थित वड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा कनिंघम, ऑप्शन वी। तो देखेंगे यहाँ पे दो अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का नाम प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोधगया के मंदिर को भी खोजा था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 30। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केसरिया स्तूप चंपारण, लौरिया अर्राज का अशोक स्तंभ, बसाण के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल इत्यादि की खोज की थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 31। विदेह के राजा जनक ने निष्क और सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए ये कहाँ वर्णित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहदारण्य उपनिषद में वर्णित है। नेक्स्ट बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो जो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक में से कोई नहीं है, ब्राह्मी लिपि है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखेंगे 33। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, शेरशाह से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर के। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 35। बौद्ध धार्मिक साहित्यों में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के संबंध में सही जानकारी देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दीघनिकाय। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36। शियर उल मुताखरीन की रचना किसने की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुलाम हुसैन तख्तवाई। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या ये 37 है। देखेंगे एक प्रकार से सुमेलित करना है बिहार के संबंध में स्रोतों में। तो ये सुमेलित करना है, एक तरफ रचनाकार हैं और एक तरफ रचनाएं हैं। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर देख लेंगे पहले। इसका राइट आंसर वी होगा, वी इसका राइट आंसर है। अब देखेंगे यानी रियाज उस सलातीन, इसकी जो पुस्तक है वो है गुलाम हुसैन सलीम ने लिखी है, और तारीख़ शेरशाही अब्बास सरवानी की है। बाकियाते मुश्ताकी ये रिजकुल्लाह की है, और अफसाने सहा ये शेख कबीर की पुस्तक है, और वसाती नुल उन्स ये इख्तासन दहलवी की पुस्तक है। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर। मुल्ला बहवानी यात्री थे। तो ये कहाँ से थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईरान के थे। मुल्ला बहवानी की यात्रा वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे आधुनिक बिहार के अध्ययन के स्रोत हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट और डिस्ट्रिक्ट गजेटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट तथा फोर्ट विलियम इंडिया हाउस करस्पॉन्डेंस सीरीज। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 40। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, राजनीतिक नीतियां पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41। अप्सर नवादा से प्राप्त एक मंदिर का भग्ना अवशेष प्राप्त हुआ है। तो इसकी दीवारों पर कथा
दृश्य अंकित हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अब होगा ऑप्शन सी, रामायण के। अब देखेंगे दूसरा चैप्टर, पूर्व ऐतिहासिक बिहार। पूर्व ऐतिहासिक बिहार, उसके संबंध में देखेंगे प्रश्न संख्या 1, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानितः, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 40,000 ईसा पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं, तो क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो इसमें देखेंगे कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी तथा मृदभांड, ये तीनों ही प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 एवं 3। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं, तो ये हैं पूर्व प्रस्तर युग, ऑप्शन ए, पूर्व प्रस्तर युग के। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंगेर से मिले हैं। प्रश्न संख्या 6, बिहार में चिरांद, सारण एवं चैचर, वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नव प्रस्तर युग के। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 7, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग की प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी चिरांद सारण से भी हुए, चैचर वैशाली से भी हुए हैं, सोनपुर एवं मनेर से भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है ऐतिहासिक काल का आरंभ। ऐतिहासिक काल का आरंभ, तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानितः, तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर वैदिक काल में हुआ था, क्योंकि सबसे पहले जो आर्य बसे थे वो पंजाब के क्षेत्र में, यानी पंजाब और जो 5 नदियों का क्षेत्र है वहाँ पे बसे थे, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 2, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहे का उपयोग, लोहे का उपयोग। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 3, श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और 2 दोनों, यानी कि मगध तथा विदेह और अंग एवं लिच्छवी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण ग्रंथ से, शतपथ ब्राह्मण से। तो देखेंगे विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण से ही मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5, क्या है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मगध। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 6, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विदेह। देखेंगे विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 7, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है, तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, मगध के लोगों के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 8, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य
था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विदेह। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शतपथ ब्राह्मण से। नेक्स्ट देखेंगे महाजनपद। महाजनपद नया चैप्टर है और देखेंगे महाजनपद के दौरान पहला लेक्चर देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, यानी 3। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से मिलती है तथा देखेंगे जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वत्स। वत्स ये कौशाम्बी, इलाहाबाद यानी एक प्रकार से उत्तर प्रदेश में स्थित था। बाकी सभी अंग, वज्जी और मगध ये बिहार से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 3, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो ये है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भागलपुर एवं मुंगेर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो इसकी जो राजधानी थी चंपा, ऑप्शन डी। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद से सम्मिलित था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, मगध। ऑप्शन वी, मगध। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 6, मगध महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गिरिब्रज या राजगीर। गिरिब्रज या राजगीर। नेक्स्ट देखेंगे मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंपा नदी। ऑप्शन सी, चंपा नदी। प्रश्न संख्या 8, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वज्जी। नेक्स्ट, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चैंदी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 10, वज्जी संघ की राजधानी थे। तो ऑप्शन ए, वैशाली, यानी लिच्छवियों की राजधानी थी वैशाली। ठीक है। प्रश्न संख्या 11, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, वज्जी संघ। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 12, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर होगा वैशाली, यानी ऑप्शन ए राइट सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 13, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गिरिब्रज या राजगृह। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 14, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। तो अंग, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंग था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 15, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिच्छवियों द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे जैन धर्म। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जैन धर्म और इससे संबंधित पहला जो प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुंडग्राम में। कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था।
प्रश्न संख्या 2, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व में माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 3, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, तो ये था, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वज्जी संघ से। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रियों के प्रमुख थे, ज्ञात्रक क्षत्रियों के प्रमुख थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4, महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदय दत्ता राजकुमारी थी, तो इसके जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लिच्छवी की। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी, जो महावीर स्वामी जी की माता जी थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, तो ये कहाँ दिया था? राइट आंसर होगा ए, पावापुरी में। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, महावीर की मृत्यु निर्माण हुई थी, तो ये कहाँ हुई है? पावापुरी में। ऑप्शन वी सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 8, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन नेक्स्ट देखेंगे प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्थूलभद्र ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए, तो इसका जो राइट आंसर हुआ, तो इसका जो राइट आंसर होगा, दोनों सही हैं, ए और वी दोनों सही हैं। यानी कि जैन धर्म, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वी, जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का वर्णन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर का विभाजन हुआ। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 11, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर पशु पूज्य की जन्म स्थली थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंपा। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित, और बौद्ध धर्म से संबंधित पहला क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, तो कहाँ गए? इसका जो राइट आंसर होगा वैशाली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 2, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो ये जो मिले थे उरुवेला बौद्ध गया में मिले थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 3, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो कहाँ हुआ है? बौद्ध गया में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, निरंजना नदी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, और राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी सही है। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त और विनय पिटक में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 6, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थावर और महासंघी के रूप में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 7, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, इसमें किए गए कार्य थे,
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा। कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अविधंग पिटंग का संकलन हुआ। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही है। उपयुक्त में सभी बोध गया, राजगीर और वैशाली सभी में रहा है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 9, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें से सम्मिलित थे। तो उपयुक्त में से सभी, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सही। बाण, अग्नि और आंतरिक कलह। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 10, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 11, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नालंदा में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे मगध साम्राज्य का उत्थान, नेक्स्ट चैप्टर है और इससे संबंधित पहला प्रश्न देखेंगे। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मगध को। नेक्स्ट, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गिरिव्रज, राजगीर या राजगीर है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 3, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहद्रथ वंश। ऑप्शन ए, बृहद्रथ वंश, यानी बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। नेक्स्ट देखेंगे मगध जनपद का संस्थापक था, तो कौन था, बृहद्रथ तथा जरासंध। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिंबिसार। नेक्स्ट देखेंगे बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्यक वंश से संबंधित थे। यानी एक प्रकार से देख सकते हैं बिंबिसार को श्रेडिक या अजातशत्रु को कुड़िक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बिंबिसार को श्रेडिक और अजातशत्रु को कुड़िक भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध बिंबिसार का मित्र थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 7, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ, तो ये कहाँ से हुआ है, बिंबिसार के शासनकाल से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही है। उपयुक्त में से सभी, कौशल देव की राजकुमारी चेलना और खेमद, यानी तीनों से विवाह किया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 9, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है, अंग। हर्यक वंश का दूसरा नाम था, तो हर्यक वंश का दूसरा शासक था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 12, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वैशाली की थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था, तो ये लिच्छवियों के साथ किया था, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 15, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी से
हुआ था, किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 16, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, उदयन ने। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था, उसे उदयभद्र भी कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 17, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उदयन ने बनाया था। नेक्स्ट, हरेक वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन वी सही है, नागदशक। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 19, हरेक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है, शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही है, यानी शिशुनाग। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 21, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सही है, कालाशोक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कालाशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैशाली। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 24, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है, सावक मीर ने। नेक्स्ट, नंद वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए सही है, महापद्म नंद। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक में प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 26, मगध के किस शासक को कली का अंश यानी परशुराम का अवतार और क्षत्रियों का नाशक एवं सर्व छत्रांतक एवं एक छत्र और एक राट कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, महापद्म नंद को। नंद वंश का अंतिम शासक था तो कालाशोक था, सॉरी धनानंद था, सॉरी यानी ये गलत है। तो धनानंद क्या है, नंद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 29, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है, राजगृह, गिरिब्रज। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाकश्यप ने। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महापद्म नंद ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, धनानंद। नेक्स्ट 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उदयन ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वैशाली के वृज्जियों से संबंधित था ये। नेक्स्ट देखेंगे मौर्य साम्राज्य से संबंधित
और मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 2, मौर्य साम्राज्यों की राजधानी थी, तो कहाँ थी? पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर वी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चाणक्य यानी विष्णुगुप्त की सहायता से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, मौर्य साम्राज्य की राजधानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, तो जो हुई है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, 320 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 6, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ है, तो ये हुआ है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, 315 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 7, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था, तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेल्यूकस, ऑप्शन वी सही है। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है, चाणक्य। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 10, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, यूनानियों से। नेक्स्ट, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिका। ये मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 12, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, मौर्य ने। नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिका। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, अर्थशास्त्र के लेखक हैं, तो कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, कौटिल्य। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज की। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना, तो कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिंदुसार। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 17, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलन वत्स रहता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, बिंदुसार के। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 18, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, तो उसके जो मिलता है राइट आंसर सी होगा, शिलालेख 13 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 19, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अशोक के। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोगलीपुत्र तिस्स ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 21, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 251 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 23, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी?
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अशोक ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24, किस युद्ध में हुई भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा कर दी थी? तो ये जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कलिंग। नेक्स्ट, अशोक का धम्म था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नैतिक आचार संहिता। नैतिक आचार संहिता। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 26, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोध गया की। तो इसका सी बोध गया की यात्रा की थी। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी 10वीं वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंपारण से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रुम्मनदेई। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 31, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लकड़ी का। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 33, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुम्भहार पटना में। कुम्भहार पटना में। तो कुम्भहार से 80 स्तंभों वाला मौर्य सभागार या राजमहल का अवशेष मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 34, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक वेतना कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एरियन ने बोला है, ये एरियन। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 35, चंद्रगुप्त के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि ये प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी फाइयन ने बोला है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 36, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 37, गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दशरथ ने करवाया था। तो देखेंगे कुछ दशरथ के बारे में। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। नेक्स्ट देखेंगे मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दीदारगंज पटना में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 39, बिहार के किस स्थान में से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी लोहानीपुर पटना से। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 40, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट देखेंगे पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन
ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 42, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियानीसियस या नामक एक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 44, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथम यानी पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्ट्रेबो के अनुसार। नेक्स्ट, यूनानी दूत डेमोलकिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी सही है, बिंदुसार के। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 46, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही है, भारवू स्तंभ में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आजीविकों। नेक्स्ट देखेंगे अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 49, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 3 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5 सदस्यों की एक 6 समितियों में संगठित थी। ये कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज का। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, यानी डी ऑप्शन। ये केंद्रीकृत थी, करों का बोझ अधिक था और प्रशासन तंत्र कठोर था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 51, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन डी सही है। उसने धर्म की विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। नेक्स्ट देखेंगे देवानाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी सही है, अशोक ने। नेक्स्ट देखेंगे धम्म महामाद के कार्य क्या थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से सभी। धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय इत्यादि काम थे। सॉरी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 54, मौर्यकालीन प्रशासन में राजउक के कार्य थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन, राजस्व का विभाग इत्यादि। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 55, मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही है, 1 2 2 3, यानी कौटिल्य, पाणिनि और उपावर्ष इत्यादि का। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 56, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं? तो ये कहाँ पे हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी सही है, 1 2 3, यानी पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष में, दीदारगंज की यक्षी से और बराबर की गुफाओं से। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 57, अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है? तो कहाँ से मिलती है? उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन डी सही है, द्वितीय स्तंभलेख से, 7वें शिलालेख से और द्वादश शिलालेख से। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 58, अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, नवम शिलालेख में। नेक्स्ट देखेंगे
मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्थिक संकट। नेक्स्ट देखेंगे मौर्योत्तर बिहार। नेक्स्ट चैप्टर है मौर्योत्तर बिहार। देखेंगे प्रश्न संख्या 1, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी सही है, शुंग वंश का। यानी शुंग वंश का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से और 75 ईसा पूर्व तक रहा था। शुंग वंश का संस्थापक था, तो इसका जो राइट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 3, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम बिहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्यमित्र ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4, पाटलिपुत्र पर यमन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही है, शुंग वंश में। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 185 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 6, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सही है, पुष्यमित्र ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 7, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्ण वंश। यानी कर्ण वंश का शासन 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 8, कर्ण वंश का संस्थापक था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वसुदेव। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध पर कर्ण वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, कर्ण वंश की सत्ता समाप्त हुई कि वो किसने की है? आंध्र सातवाहनों ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 10, कर्ण वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी सही है, मित्र वंश के राजाओं। नेक्स्ट देखेंगे शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोधगया से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अश्वघोष को। नेक्स्ट देखेंगे इससे संबंधित, यानी कि कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया और हर्जाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष तथा बुद्ध का भिक्षा पात्र यानी कमंडल था वो एवं एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 13, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 14, शुंग वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी सही है। कर्ण वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ऑप्शन वी सही है। प्रश्न संख्या 16, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था, तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 17, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंग एवं मगध से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः
मगध पर शासन रहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही है, लिच्छवियों का। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 19। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। ये आक्रमण किसने किया था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही है, पुष्यमित्र शुंग के। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रशय देने वाला शासक था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वी, कनिष्क। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है गुप्तकालीन बिहार, और उससे संबंधित पहला जो प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। तो कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या दूसरा, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, 320 ईस्वी। किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। तो वो कहाँ की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन ए सॉरी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 6। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 7। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 8। किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, समुद्रगुप्त से। प्रश्न संख्या 9। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो इसका युग है गुप्त वंश, गुप्त युग, यानी राइट आंसर है प्रश्न सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो इसका जो संस्थापक था कुमारगुप्त। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 11। बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई। तो ये कब हुई है? प्रश्न संख्या, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गुप्त काल में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, 3 साल। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया और इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियाँ प्राप्त करना था। जो बौद्ध पांडुलिपि थी उनको प्राप्त करना था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 13 आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र से। प्रश्न संख्या 14। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शाहबाद से। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 15। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये कहाँ हुई है? ऑप्शन वी, सुल्तानगंज से। यानी ऑप्शन वी सही है, सुल्तानगंज से। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 16। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनियों के चित्र हैं। तो ये किस काल के हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त काल के। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 17।
राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, गुप्त काल में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 18। तीरभुक्ति यानी आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, गोविंद गुप्त। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 19। बिहार में बौद्ध विहारों का प्राचीनतम केंद्र था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन सी सही है, बौद्ध दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 21। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नेक्स्ट, किसने ये वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे और धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी? तो ये कथन है फाहियान का, यानी ऑप्शन सी सही है, फाहियान। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 23। गुप्त संबंध आरंभ होता है। तो ऑप्शन सी सही है, 320 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सही है, समुद्रगुप्त को। प्रश्न संख्या 24। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 26। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, हरिसेन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन वी सही है, समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 28। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों में की चर्चा की है? किस विजय अभियानों की चर्चा की है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 29। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, यानी कि हूणों के आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप और कमजोर शासक तथा आर्थिक संकट नहीं है इसमें। 1 2 3 ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 30। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, नरसिंह गुप्त के समय हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था, इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, यानी ब्राह्मण भी थे, आर्यभट्ट भी थे, ब्रह्मगुप्त भी थे तथा पाणिनि नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे मगध के परवर्ती गुप्त शासक। नंबर 1, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था। तो इसका राइट आंसर है ए, कृष्णगुप्त, यानी कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510 से 525 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, कुमारगुप्त तृतीय को। नेक्स्ट, मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? तो इसका राइट आंसर है दामोदर गुप्त। बी ऑप्शन सही है, दामोदर गुप्त को।
नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4, हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, माधव गुप्त को। प्रश्न संख्या 5, हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था? यानी ऑप्शन सी सही है इसका, आदित्य सेन ने। यानी इसका देखिए कुछ व्याख्या दे रखी है। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी और प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 6, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, आदित्य सेन ने। नेक्स्ट, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन वी सही है, जीवित गुप्त द्वितीय का। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 8, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, कृष्णगुप्त को। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 9, मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उनके उपाधियों को सुमेलित कीजिए। तो इसका देखेंगे राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए राइट आंसर इसका सी होगा, यानी कि 2 4 3 1, 2 4 3 1। तो देखेंगे हर्षगुप्त कहाँ से मिलेगा? तो हर्षगुप्त कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा देखिए वीर योद्धा, ठीक है। और कुमारगुप्त ने उपाधि धारण की है महाराजा धीराज की। वहीं आप देखेंगे जीवित गुप्त ने उपाधि धारण की है, यानी जिसको बोला जाता है राजाओं का सिरमौर, 3 मिला दीजिए। और आदित्य सेन को मिलाइए, परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 10, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, जीवित गुप्त। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 11, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, आदित्य सेन। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 12, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत बांग हुएन से भारत की यात्रा की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, आदित्य सेन। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 13, मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है। सबसे पहले कृष्णगुप्त, फिर हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधवगुप्त और आदित्य सेन इत्यादि। अब देखेंगे गुप्तोत्तर युग और बिहार। नेक्स्ट देखेंगे इसका जो क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न संख्या 1, चीनी यात्री ईत सिंह बिहार का भ्रमण किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, 673 ईस्वी में। देखेंगे और इसमें देखेंगे ईत सिंह ने लगभग 675 से ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 2, हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, नालंदा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 3, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ऑप्शन डी सही है, नालंदा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4,
हुइनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, 635 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, शशांक। अब देखेंगे पालकालीन बिहार। तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन एस वी सही है, बिहार। पाल वंश के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, धर्मपाल। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, पाल वंश ने। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, भागलपुर। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 6, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, हर्ष, धर्मपाल और देवपाल। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 7, मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, देवपाल। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 8, पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, महायान शाखा को। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 9, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, देवपाल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांव दान में दिए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, धर्मपाल ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 11, किस शासक ने औदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, गोपाल ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 12, किस काल में कांसे की मूर्ति की निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, पाल युग में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 13, बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की शैली का में निर्णायक देन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन वी सही है, धीमन और बिट्टपाल की। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 14, पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन और बिट्टपाल कहाँ के निवासी थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, नालंदा के। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 15, पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली हैं, इसका साक्ष्य मिलता है हमको। ऑप्शन इसका एक सही है, नालंदा एवं कोकरीहार गया से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिट्टपाल समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, धर्मपाल एवं देवपाल के। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 17, चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रेक प्रज्ञापरमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, पाल युग के। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, नालंदा से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, पाटलिपुत्र से। नेक्स्ट देखेंगे
प्रश्न संख्या 20, पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मगध को। प्रश्न संख्या 21, देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, नालंदा में। और देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर है मिथिला के कर्काट शासक मिथिला के कर्नाट शासक। इसका देखेंगे पहला क्वेश्चन, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 1098 में किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, रामपाल। नेक्स्ट, मिथिला एवं तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था, ऑप्शन बी सही है, नन्यदेव। नेक्स्ट, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, सिमरावगढ़। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4, कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, ऑप्शन बी सही है, हरि सिंह। प्रश्न संख्या 5, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ, ऑप्शन ए सही है, 1378 ईस्वी तक। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 6, बिहार में किसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, कर्नाट शासक के। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 7, तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, 1234 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य का किसका शासन था, कर्नाट राज्य पर किसका शासन था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, नरसिंह देव का। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 9, तुर्क सेनापति तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी वी और सी, यानी धर्मस्वामी और मुल्ला तकिया दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 10, तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, राम सिंह देव। ऑप्शन वी सही है, राम सिंह देव। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 11, कर्नाट शासकों ने कौन एक महान समाज सुधारक था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, हरि सिंह देव। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 12, पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके राज्य शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, हरि सिंह देव। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा हमारे जो लेक्चर आज इसको संपूर्ण प्राचीन बिहार का इतिहास आज हमने फिनिश किया, और हम दूसरे लेक्चर के दौरान जो मध्यकालीन बिहार का इतिहास है उसको हम लेकर आएंगे। देखिए, हमारा जो पर्पस है दोस्तों वो यही है कि आप कम से कम समय में अब ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को रिवीजन कर सकें, और आप आने वाले एग्ज़ाम है जो आपका बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। तो यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों में शेयर करिए, और अगर कोई इसमें सुधार की ज़रूरत हो तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।